नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ जीएस मॉक टेस्ट 50, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कराया जाएगा जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की भी पुस्तक लेकर आया है, जो कि आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं, या फिर आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस पुस्तक को एक बार जरूर गो थ्रू करिए। इसमें आरओ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिया गया है। और जो स्टूडेंट आज पहली बार इस टेस्ट में अपियर हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, इस टेस्ट में हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, या फिर जहां से क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह पर आधारित कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किताब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, अशोक मेहता, पीसी जोशी, टीआर होम्स, या फिर सर सैयद अहमद खान। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सर सैयद अहमद खान। तो फर्स्ट का डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने के पहले हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। अब पेपर में किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, या फिर डायरेक्ट किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, इसको देखिएगा। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है पुस्तक का नाम देके कि ये इसका लेखक कौन है। डायरेक्टली जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसके द्वारा लिखी गई है, आप लोगों ने बताया सर सैयद अहमद खान द्वारा। ठीक है, या फिर पेपर में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, एक तरफ पुस्तक के नाम दिए रहे और दूसरी तरफ लेखक के नाम दिए रहे और आपसे बोले सुमेलित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हम करते हैं तो वीडी सावरकर का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, द ग्रेट रिबेलियन में अशोक मेहता का नाम याद रखेंगे। ठीक है, स्फॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार, 1857 एसएन सेन, फिर रिबेलियन 1857 पीसी जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टीआर होम्स, और कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ये क्या है, सर सैयद अहमद खान। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकों के नाम और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं स्लाइड में। अब यहीं पे हम देखते हैं 1857 से रिलेटेड और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह तब हुआ जब भारत के गवर्नर जनरल थे। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग था उस समय। ठीक है, और अगर पेपर में आपसे पूछे कि भारत में पहला वाइसरॉय कौन था, वो भी लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद 1858 में एक्ट साइन किया गया, जिसमें कि बोला गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी ईस्ट इंडियन कंपनी की, अब वो खत्म की जा रही है और अब इंडिया पूरी तरीके से किसके अंडर में आएगा, क्राउन के अंडर में आएगा। ठीक है, अब क्राउन के अंडर में आएगा और क्राउन सारी देख रेख करेगा भारत की, और इसीलिए जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको अब क्या नाम दे दिया गया, वॉइसरॉय। वॉइसरॉय कौन होता था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन होता था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इन दोनों प्रश्नों का जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर सही उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर, डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। अब ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न है, ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा। बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पर आपका फोर्थ सही उत्तर है। अब देखिए ये जो नीचे दिया गया प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, आंसर दीजिएगा
और फिर देखिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? ठीक है, कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था बोला है। पहला, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया। ठीक है, किया गया करना यहाँ पे कर लीजिएगा, किया गया। फिर भारत में कर लीजिएगा। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। थर्ड है, ईस्ट इंडियन कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। और आखिरी है, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वॉइसरॉय बन गया था। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया 1857 रिवॉल्ट के बाद जो 1858 का जो एक्ट साइन होता है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको वॉइसरॉय बोल दिया गया कि अब वॉइसरॉय इसको हम कहेंगे। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति की गई, अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी का जो अधिकार था उसको खत्म करके अब ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था, क्राउन के अंडर आ गया था भारत। ठीक है, और यहाँ पर जो ये दिया गया ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये गलत है भाई। क्यों ऐसा करेंगे? अभी एक रिवॉल्ट हुआ है, और रिवॉल्ट क्यों हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया मंगल पांडे द्वारा, और मंगल पांडे तो खुद सेना में थे। तो अब भारतीयों को क्यों ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की बात कहेंगे? दूसरे रिवॉल्ट को आमंत्रित करने के लिए। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीके का प्रश्न बनता है, मैं सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लूं जो कि 1857 के रिवॉल्ट से बनते हैं। देखिए, क्लास प्लेसेस के नाम दिया रहता है, वहां पे लीडर कौन थे, ठीक है, और किसने उसको सप्रेस्ड किया। ठीक है, किस अंग्रेज ने उसको सप्रेस्ड किया, उसका दमन किया, ये भी पेपर में प्रश्न बनता है। तो दिल्ली से आपके लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे और बाकू सिंह थे, याद रखिएगा। इसको सप्रेस किसने किया था? निकोलसन ने। अब यहाँ पर भी पेपर में प्रश्न आपका सुमेलित करने को बोल सकता है, प्लेसेस दिया रह सकता है और लीडर ऑफ रिवॉल्ट्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिल्ली के आगे बहादुर शाह दे दे, कानपुर के आगे बेगम हजरत महल दे दे कि, और पूछे आपसे कौन सा गलत है, तो आप याद रखिएगा कानपुर में नाना साहिब थे। ठीक है, कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे, और उसको सप्रेस किसने किया था? कैंपबेल ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल सभी को पता है, इसको सप्रेस किसने किया था? कैंपबेल ने। कैंपबेल, अब आप ऐसे देखिए, लखनऊ और कानपुर अगल बगल है, तो यहाँ पर जो अंग्रेज ऑफिसर होगा, ठीक है, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेज ऑफिसर जो होगा वो सेम है, कैंपबेल। ठीक है, फिर झांसी में लक्ष्मीबाई क्यूरोज, ठीक है, फिर बिहार की हम बात करते हैं तो कुंवर सिंह, फिर इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ठीक है, इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा इन सब चीजों को। अब देखिए, यूपी में कानपुर, लखनऊ और बरेली में किसने सप्रेस्ड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857? याद रखिएगा कैंपबेल ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न। अच्छा, पहले प्रश्न से जितने और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी और अच्छा भी लग रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से पढ़ाऊं कि ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए इन 35 प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये पढ़ाने का तरीका तो थोड़ा सा समय लेके कमेंट में मुझे बता दिया करिए, ताकि मैं इसी तरीके से आने वाले लेक्चर्स में भी चीजों को इंक्लूड करूं, और अगर कुछ दिक्कत लगती है तो वो भी बताइएगा आप। चलिए, दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। कथन ए दिया है, कारण दिया है। वर्ष 1857 के विद्रोह की कोई एक निश्चित विचारधारा नहीं थी। ठीक है, कारण क्या दिया है? यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, किंतु इसने ब्रिटिश सरकार और जनता पर अपनी छाप छोड़ी। ये बात तो एकदम ही सही है। और 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका एक स्पेसिफिक कारण नहीं था। ठीक है, जो मुगल्स थे, जो लास्ट मुगल एम्परर था वो पेंशन चाहता था, यहाँ पर जो सिपाही थे वो अपने लिए लड़ रहे थे, जो आपके जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने अपने लिए, सब कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था। यहाँ पर भारत की अखंडता की बात नहीं थी, ये चीज याद रखिए, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था, तो कोई एक निश्चित विचारधारा यहाँ पर सही में नहीं थी। दोनों ही कथन आपके एकदम सही है, लेकिन कथन कारण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डालिएगा, यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ठीक है, सेकंड का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तीसरे प्रश्न को अब हम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए निम्नलिखित कारखाना अधिनियम के संदर्भ में सही कथन
चुनिए, यहाँ पर किसकी बात की गई है? फैक्ट्री एक्ट की बात की गई है, ठीक है। कारखाना अधिनियमों की बात की गई है, फैक्ट्री एक्ट्स की बात की गई है। इंग्लिश में भी चीजें समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या बोला है? पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपेन के समय में लागू हुआ था। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था लॉर्ड रिपेन के समय पे, बोला है। तीसरा कारखाना जो अधिनियम में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। थर्ड फैक्ट्री एक्ट में प्रोहिबिट किया गया था कि 9 इयर्स के बिलो के एज के बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। और आपसे इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, सही कौन से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पहला एकदम सही है, लॉर्ड रिपेन के समय में ही आया था, लेकिन यहाँ पर थर्ड फैक्ट्री एक्ट में नहीं, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट में जो कि लैंसडाउन के समय में आया था, उसमें यह प्रोहिबिट किया गया था कि जो बच्चों की उम्र 9 वर्ष से कम है वो अब फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, ये चीज बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का ए। अब देखिए क्लास, एक बार व्याख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे जो पहला कारखाना अधिनियम है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, वो 1881 में आया है। किसके समय में आया है? लॉर्ड रिपेन के समय में आया है। और इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि 7 इयर्स से बिलो के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करना है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। इसी के 10 साल बाद 1891 में लैंसडाउन के समय दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया, जिसमें कि 9 वर्ष सीमा डिसाइड की गई थी। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। दोनों एक्ट याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो कि बन सकता है, तो मैंने उसको इंक्लूड किया है। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन ऑफ 1890 वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, ठीक है। जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है 1890 में जो बना, वो पहला, एक तरीके से पहला ट्रेड यूनियन था भारत में। उसको किसने बनाया था ये पूछा, इट वॉज फाउंडेड बाय। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है एनएम लोखंडे, ठीक है। तो याद रखिएगा एनएम लोखंडे, तो इनको पायोनियर ऑफ ट्रेड यूनियन भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा क्लास। चलिए चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे याद आ गया। इसके पहले वाले टेस्ट में जो कि 49 टेस्ट था, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना है, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिया है। तो आप में से सारे स्टूडेंट एक बार उस कमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पर मराठा और मैसूर वॉर में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। आंसर सही दिया गया था टेस्ट में आपको, लेकिन मराठा और मैसूर में कुछ गलती हो गई थी, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है कमेंट बॉक्स में। और एक जगह मैंने बोला था कि फैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। आपको खुद सोचिए, अगर फैट सॉल्युबल होता तो तेल पानी में घुल जाता, नहीं घुल पाता। तो वो मेरा दिमाग पता नहीं कैसे मैंने क्या गलती कर दी उसमें, तो वो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो 23वां प्रश्न है और पहला प्रश्न है, तो उसको जरूर करेक्ट करिएगा क्लास। इसीलिए मैंने आपको आज ही की क्लास में बता दिया है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से आप लोगों का एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत हो, तो उसको सही करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैंने करेक्शन लिख दिया है। अब आज की क्लास का अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का प्रयास करिए। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मथुरा पिलर एडिक्ट जो है, मथुरा स्तंभ लेख जो है वो चंद्रगुप्त से द्वितीय से रिलेटेड है, ठीक है। भिलसर स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से, बिहार स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त से, और एरण स्तंभ लेख जो है वो बुद्धगुप्त से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त से रिलेटेड है, द्वितीय से। फिर यहाँ पे बिहार, स्कंदगुप्त, एरण की बात करें बुद्धगुप्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भिलसर अभिलेख की अगर हम बात करें, स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, तो ये किससे रिलेटेड है? कुमारगुप्त से, कुमारगुप्त से। याद रखिएगा क्लास। तो फोर्थ का आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, एरण स्तंभ लेख जो है वो बुद्धगुप्त और भानुगुप्त दोनों से संबंधित है। तो हो सकता है पेपर में कभी आपको दे दे एरण स्तंभ लेख और आपको बुद्धगुप्त की जगह भानुगुप्त दे दे, तो आप सोचेंगे मैम ने तो बुद्धगुप्त बताया था, भानुगुप्त नहीं बताया था। इसीलिए मैंने दोनों का नाम आपको मेंशन कर दिया है। दोनों में से कोई भी नाम दिया रहेगा तो ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये जो भिलसर स्तंभ लेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? एटा से, ये भी याद रखिएगा।
चलिए फिफ्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ठीक है, चीफ ऑफ माइंस इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो अकारा अध्यक्ष, ठीक है, अकारा अध्यक्ष यहां पर देखिए, फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड अध्यक्ष, फिर संस्था अध्यक्ष, फिर उसके बाद नवाध्यक्ष। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं खानों के अध्यक्ष की, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अकार अध्यक्ष। ठीक है, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। कोस्ट अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये कोस्ट की रखवाली करते थे। संस्था अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये व्यापार के मामलों को देखते थे। किसके? व्यापार के मामलों को। ठीक है, और नवाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये किस चीज को देखते थे? ये पशुओं से रिलेटेड चीजों को देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, संस्था अध्यक्ष व्यापार प्रबंधक थे और नवाध्यक्ष जो थे वो पशु निरीक्षक थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अगर आपका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज याद कर लीजिएगा। छठवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहमनी साम्राज्य के पतन से अस्तित्व में नहीं आया? ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य की बात की गई है, तो देखते हैं हम। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बीजापुर, दूसरा आपको दिया गया विजयनगर, तीसरा आपको दिया गया अहमदनगर और आखिरी आपको दिया गया है गोलकोंडा। तो मैं आपको बता दूं, जब बहमनी साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा आया, लेकिन विजयनगर नहीं था। तो यहाँ पर बी आपका जो होगा वो सही उत्तर होगा। अब याद रखिएगा, बहमनी एम्पायर के पतन के बाद बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, इन 5 राज्यों, ये 5 राज्य थे जो कि अस्तित्व में आए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए क्लास, इसके पहले भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आज मैं आपको रिवाइज करूंगी। मैंने आपको बताया था, हो सकता है एक तरफ राज्य के नाम दे दे और पूछ ले यहाँ पर कौन सा वंश था, या फिर आपसे संस्थापक का भी नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। जब भी हम बीजापुर की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन है? आदिल शाही है। ठीक है, संस्थापक के नाम भी आप याद रखेंगे, जैसे यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे निजाम शाही है। बरार की जब हम बात करते हैं यहाँ पर इमाद शाही है। ठीक है, गोलकोंडा की बात करते हैं कुतुब शाही है। बीदर की बात करते हैं तो बगीर शाही है। ठीक है, और यहाँ पर आप संस्थापक के नाम भी याद रखेंगे। अभी हमने आज की क्लास में बहमनी एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप याद रखेंगे, अगर पेपर में आपसे कभी पूछे कि बहमनी एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो फाउंडर था आपका अलाउद्दीन बहमन शाह। याद रखिएगा, और इसी के नाम से बहमनी एम्पायर पड़ा, अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसने बहमनी एम्पायर को कब फाउंड किया था? तो 1347 में। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म संगत नहीं है? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके, अगर आप पीसीएस की बात करें या मेंस की हम बात करें, तो मेंस के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल में देखा गया है कि जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें एसडीजी गोल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके पहले एक बार स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे गए थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, जरा हम देखते हैं। लक्ष्य संख्या 1 में किसकी बात की गई है? निर्धनता की समाप्ति की बात की गई है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है। गोल 6 में, लक्ष्य संख्या 6 में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है। थर्ड में बोला गया है, थर्ड जो है जिसमें संख्या 11 की बात की गई है, जलवायु परिवर्तन की। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा आपका नहीं करेक्ट है? तो 2 और 3 जो है वो आपका नहीं करेक्ट है। कहां पर 2, 3 दिया गया? ए पे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका सही है। जब हम गोल 6 की बात करते हैं तो वो क्लीन वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, साफ पानी से रिलेटेड है। ठीक है, और 11 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज की बात की गई है, याद रखिएगा। अब क्लास, ये जो गोल आपके दिए गए हैं इनको आप याद रखिए। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकती हूँ कि आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से याद करिएगा।
मैं जो बता रही हूँ उसको सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही गरीबी खत्म होगी तो लोगों के पास खाना आएगा, लोग जब खाना खाएंगे तो वो हेल्दी बनेंगे, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अब गरीबी भी खत्म हो गई, खाना भी मिल गया, वो हेल्दी भी हो गई। अब हेल्दी जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, और जब हम उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे तो वहां पे लड़का और लड़की सब पढ़ेंगे, तो एक जेंडर इक्वालिटी आएगी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी आएगी। अब आ गई तो अब स्कूल में उनको प्यास भी लगेगी तो उनको साफ पानी भी देंगे, ठीक है, और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव भी करेंगे, कैसे, हम क्लीन एनर्जी के थ्रू, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा हो गया तो आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही, ठीक है, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी ही, इनइक्वालिटीज और कम होंगी ही। अब हमको एक सस्टेनेबल सिटी बनाना है, ये चीज याद रखिएगा क्लास में। इससे रिलेटेड आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, गरीबी खत्म की, ठीक है, उसके बाद हमने भूखमरी खत्म की, जीरो हंगर की बात की। जैसे भूखमरी खत्म की, लोग हेल्दी हो गए, और हेल्दी लोगों के, हेल्दी बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि चौथा है। जैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वहां उस स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, तो अब जेंडर इक्वालिटी आएगी, समानता आएगी। फिर समानता आ गई तो अब स्कूल में बच्चों को प्यास लगेगी तो हम उनको पानी प्रोवाइड करेंगे, पंखा प्रोवाइड करेंगे, क्लीन एनर्जी के थ्रू हम अपने पंखे को चलाएंगे सोलर पैनल के थ्रू, ठीक है। अब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, अब बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही है। ठीक है, 8वें में क्या लिखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री का अच्छा होगा ही, जिसकी वजह से जो इनइक्वालिटी है, जो कुछ लोग बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, जो इनइक्वालिटी है वो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी, और जो हमारी नई सिटीज डेवलप होंगी वो सस्टेनेबल सिटीज डेवलप होंगी, ठीक है। लेकिन इन सस्टेनेबल सिटीज में हमको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है। अब ये नहीं है कि सिटीज डेवलप हो गई, सस्टेनेबिलिटी की बात ही यही होती है कि हम रिसोर्स को इस तरीके से कंज्यूम करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल कंजर्वेशन की बात करेंगे 12वें में, ठीक है। और जब इतना करेंगे तो आपको पता है ये क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी, ठीक है। तो क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें कंट्रोल होगी ही। लाइफ बिलो द वाटर, जो पानी के नीचे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो भी आराम से रहेंगे। लाइफ ऑन लैंड, जो जमीन पे जीव जंतु रह रहे हैं वो भी आराम से रहेंगे, और पूरे विश्व में पीस और शांति बनी रहेगी, ठीक है। और लास्ट जो 17 है वो तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी की तरह इसको याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक बार और सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो अगर आपको किसी और तरीके से याद करना है तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि अगर पेपर में यहां से प्रश्न बने तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। याद आप किसी भी तरीके से करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए, यहाँ पे हो गया। 8वें प्रश्न को हम देखते हैं। समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है, ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले बोला गया है ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज लॉन्च्ड इन 1999, ठीक है, 1999 में सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। दूसरा दिया गया, इस परियोजना का क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थान है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। यहाँ पे आपका कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, क्या बोला गया है, फॉल्स है। अच्छा क्लास, इस पे जरूर ध्यान दिया करिए, मैं भी थोड़ा सा इसको कंफ्यूज हो जाती हूँ। फॉल्स बोला गया है, करेक्ट नहीं बोला गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है। इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, यहाँ पर भारतीय वन्यजीव संस्थान है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड बोला गया है, फसल दिया गया है और प्रजाति दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, धान चंद्रिका, गेहूं जमुना, ठीक है, मक्का प्रताप और चना पारस। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मक्का प्रताप, ठीक है, सी जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। जब हम गेहूं की बात करते हैं तो चंद्रिका जो है वो गेहूं की प्रजाति है, ठीक है, जमुना जो है वो धान की प्रजाति है। यहाँ पर देखिए जमुना किसकी प्रजाति दिया गया था, जमुना आपकी गेहूं की प्रजाति दिया गया था, दिख रहा है आपको, और चंद्रिका आपकी
आपको धान की प्रजाति दिया गया था, लेकिन आप याद रखेंगे चंद्रिका गेहूं की प्रजाति है, जमुना धान की प्रजाति है, प्रताप मक्के की प्रजाति है, ठीक है, पारस अरहर की प्रजाति है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ और गेहूं की अन्य प्रजातियों के भी नाम दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गेहूं की अन्य प्रजातियां और धान की अन्य प्रजातियां, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। 10th को अब हम देखते हैं, एकल कृषि में संचयन सघनता सदैव कितनी होती है। क्रॉप इंटेंसिटी की बात की गई है, इंग्लिश में मैं बता दूं, क्रॉप इंटेंसिटी की बात की गई है, मोनोकल्चर की बात की गई है, ठीक है। क्रॉप इंटेंसिटी कितनी होती है मोनोकल्चर में। आपको पता है मोनोकल्चर जो होता है उसमें एक ही तरीके का क्रॉप बार बार बोया जाता है, तो यहाँ पे जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है वो माना जाता है मोर देन 100, ठीक है। यहाँ पर आपका ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए, किसी भी निश्चित भूमि पे एक ही फसल को बार बार खेती करना एकल कृषि कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है, ठीक है। इसमें जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है वो 100 से अधिक होती है, ये चीज आप याद रखेंगे। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं जो कि सेंसस से रिलेटेड है, जनगणना से रिलेटेड है, और इसमें आपको क्या बोला गया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है जनसंख्या को, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा, तो सबसे यहाँ पर अगर हम देखें इसके यहाँ पर, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 कहाँ दिया, 2 1 4 3 2 1 3 4 डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब हम देखें अगर जनगणना के अनुसार में और राज्यों को, तो सबसे पहला आपका कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, आप सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद बिहार है, और बिहार के बाद चौथे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। इस प्रश्न में महाराष्ट्र भी नहीं दी, उत्तर प्रदेश भी नहीं दिया था, महाराष्ट्र भी नहीं दिया था, बिहार भी नहीं दिया था, सीधे चौथा नंबर वाला दे दिया था वेस्ट बंगाल, इसीलिए हमने सबसे पहले वेस्ट बंगाल को रखा। और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु, राजस्थान, फिर कर्नाटक, गुजरात, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। 12वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही संगत नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पर अंगोला दिया है, रबाट, ठीक है, बहामास दिया है, नसाउ, चिली दिया है, सेंटियागो, सर्बिया दिया है, बेलग्रेड। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड या कुछ भी यहाँ पे करिए, तो अंगोला, रबाट, ठीक है। अंगोला की बात करेंगे, लुआंडा इसकी राजधानी है, ठीक है, रुआंडा इसकी राजधानी है। और अगर जब हम रबाट की बात करेंगे तो रबाट किसकी राजधानी है, तो रबाट जो है वो अफ्रीकी देश मोरक्को की राजधानी है, ठीक है, मोरक्को की। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अफ्रीका का मैप है, और ये जब नीचे के पोर्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर अंगोला पड़ेगा, और लुआंड देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसको अरेंज करिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो ईस्ट टू वेस्ट मैंने अरेंज करने को बोला था, जहां पे मोजाम्बिक दिया था, बोत्सवाना दिया था, साउथ अफ्रीका दिया था और नाम्बिया दिया था, और मैंने आपको बताया था यहाँ से क्या कैप्रिकॉन, ठीक है, कैप्रिकॉन पास हो रही थी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज करने को बोला था। तो याद रखिएगा चीजों को, इस तरीके से रिवाइज करते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। 13 प्रश्न को हम देखते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस राज्य में हुई थी। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन इंडिया एस्टैब्लिश। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 13 का सी आपका सही उत्तर है। देखिए, भारत में प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई थी, ठीक है, सिद्रानोक और सिद्राबाग में हुई थी, इसके निकट हुई थी, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो शिव समुद्र, ठीक है, जो कि किस पे, कावेरी नदी पर है, ठीक है, के निकट है, ये याद रखिएगा। दूसरा जो है 1909 में शिव समुद्र, जो कि कावेरी नदी के निकट है, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन क्यों किया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन इसलिए किया गया था, जो कोलार की सोने की खान थी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कोलार की सोने की खानों को बिजली देने के लिए इसको बनाया गया था, जो कि दूसरा जल विद्युत गृह था। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है।
डेन्यूब नदी 10 देशों और 5 राजधानियों से गुजरती है, ठीक है। थेम्स नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। डॉन नदी रूस के तुला से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। चलिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आपको क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करने के लिए। अब देखिए जब हम बात करते हैं ब्लैक फॉरेस्ट से, तो ब्लैक फॉरेस्ट से डेन्यूब नदी निकलती है, ठीक है। और डेन्यूब नदी कहां पे जाकर गिरती है, ब्लैक सी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड तो आपका गलत है, और जैसे ही अगर आप देखोगे तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता ही है ए। अब आपको और पता हो चाहे ना पता हो आप लगा लोगे। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि ब्लैक सी में, ब्लैक सी मैंने बोला ना अभी इसके पहले, ब्लैक फॉरेस्ट तो नहीं बोला ना, ब्लैक सी में कौन सी नदी जाके गिरती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा डेन्यूब ब्लैक सी में जाकर गिरती है, ठीक है। इसको अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो सही करिएगा। देखिए डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर, जिसको कि ब्लैक सी कहते हैं, में गिरती है, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं थेम्स नदी की, तो वो कोस्ट वॉल्ड पहाड़ियों से निकलकर उत्तरी सागर में गिरती है। और डॉन नदी की जब हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर डॉन नदी की बात की थी ना, तो यहाँ पर क्या दिया था एक बार हम लोग देखते हैं। डॉन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द तुला एंड इन रशिया एंड फॉल्स इनटू द नॉर्थ सी। यहाँ पे नॉर्थ सी नहीं होगा, ये किस में जाकर गिरती है, अजोब सागर में। कहां पर, अजोब सागर में, तो याद रखिएगा। अभी मैं आपको मैप में दिखा भी देती हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, और ये सी ऑफ अजोब है। इधर आपको रशिया दिख रहा है, इधर यूक्रेन दिख रहा है, इधर रोमानिया दिख रहा है, बुल्गारिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ब्लैक सी को याद करने का तरीका, कभी कभी पेपर में पूछता है कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो सराउंड करती हैं, तो मैंने तो इसी तरीके से याद किया था। आप लोगों को जैसे मन करे वैसे याद करिए, और इससे बेटर ट्रिक है तो आप उससे याद करिए, ठीक है। तो रूर बीटीजी, रूर बीटीजी, आर फॉर रशिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, फिर बुल्गारिया, फिर टर्की, फिर जॉर्जिया। मैंने इसको इस तरीके से क्यों याद किया था, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछता है ना नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से अरेंज करने को बोलता है। तो अगर आप याद करोगे तो इधर देखो, सबसे पहले इधर पहला क्या हो गया, आर से रशिया, दूसरा यू से यूक्रेन, तीसरा रोमानिया, चौथा बुल्गारिया, ठीक है, फिर उसके बाद पांचवा टर्की और छठवां जॉर्जिया। तो रूर बीटीजी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। और दूसरे तरीके से याद करोगे तो कभी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने को बोल देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो रूर बीटीजी याद करोगे तो याद हो जाएगा। चलो 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली और बोन बिले बांध है, ठीक है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो सेंट लॉरेंस रिवर है वो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर गिरती है, लेकिन वो पैसिफिक ओशन में नहीं लोकेटेड है। वो कहां पर लोकेटेड है, वो अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। यहाँ पर देखिए हम लोग ने फिगर नहीं लाए, सॉरी क्लास। तो आप क्या करिए, मैप ले लीजिएगा, ठीक है, मैप में आपको तुरंत दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, ये कहां पर गिरती है, ये जो सेंट लॉरेंस में तो गिरती है, ये अटलांटिक ओशन में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कोलंबिया रिवर पे, तो कोलंबिया रिवर पे ग्रैंड पोर्टी और बॉनबिल, ठीक है, दोनों, ग्रैंड कुली याद रखिएगा, ग्रैंड कुली, पता नहीं क्या ये ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा इंग्लिश में प्लीज क्लास। ग्रैंड कुली ही नाम है, ठीक है, और बॉनबिल ही नाम है, ठीक है। तो ग्रैंड कुली और बॉनबिल जो है वो किस पर है, कोलंबिया नदी पर है, और कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। एकदम सही है, 2 और 3 आपका सही है, पहला जो गलत था वो मैंने आपको सही करवा दिया, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, कोलंबिया नदी जो है वो रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली और बोनबिल बांध है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, इस नदी पर ग्रैंड कैनियन है। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा था कि किस रिवर पर कौन सा डैम है, ठीक है। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, पेपर में यही प्रश्न पूछा था, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, इस तरीके से नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि जो ये ग्रैंड कुली है वो किस रिवर पर है, ठीक है, इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा था। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 16 को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलो करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बृहत
हिमालय पर्वत श्रेणी का ढाल काफी तीव्र है, ठीक है। स्लोप ऑफ ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इज क्वाइट हाई या क्वाइट इंटेंस, एकदम सही है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फोल्डेड माउंटेन आपको पता है, दिन प्रतिदिन हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। बृहद हिमालय की हिम नदियों ने इस हिमालय की गहरी काट की है, ठीक है। यहाँ पर द ग्लेशियर ऑफ द ग्रेट हिमालय हैव कट दी हिमालयन डीप, ये भी सही है, जो रिवर्स यहाँ पर फ्लो कर रही है जो उसकी वजह से गहरी काट बन रही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बहुत ही सही है, ठीक है, एकदम, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, इसमें दिमाग नहीं लगाना था, ये एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग मतलब दिमाग लगाना था, ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग लगाए इसको आंसर करना था, बहुत इजी प्रश्न है इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। 16 का जो सी है वो आपका सही उत्तर है। चलिए 17 प्रश्न को देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुनिए। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी की बात की गई है। तो सबसे पहला यह समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था सितंबर 1960 में। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, आपको पता है। इस समझौते के अनुसार सिंधु, रावी और सतलज नदी के जल का उपयोग का पूरा अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। तो क्या पाकिस्तान को सिंधु, रवि, सतलज नदी के जल का पूरी तरीके से उपयोग दिया गया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ओनली वन जो है वो आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे इंडस, झेलम, चेनाब, सतलज और इधर रावी भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, ये याद रखिएगा, जो 3 पूर्वी नदियां हैं, ठीक है, उनके जल का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। और पश्चिमी नदियों के जो जल हैं उन, यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको हम ढंग से पढ़ देते हैं। इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र के 3 पूर्वी नदियों के जल का उपयोग का अधिकार भारत को और 3 पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग का अधिकार किसको दिया गया था? पाकिस्तान को दिया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब के जल का उपयोग कर सकती थी। इधर देखिए, सिंधु, झेलम, चेनाब का, और भारत की जब हम बात करते तो ब्यास, रावी और सतलज, ठीक है। तो याद रखिएगा, वहां पे यही चीज गलती थी। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, राज्य और जनजाति। क्लास, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछेंगे ही, इंडियन ट्राइब से पूछ लेंगे या फिर वर्ल्ड के ट्राइब्स के भी पूछते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन से प्रश्न बनते हैं, डैम से प्रश्न बनते हैं, लेक से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नहीं छोड़ना है आपको। तो एक तरीका है, हम लोग ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न आप देखते होंगे कि हर टेस्ट में एक इंक्लूड करते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, एक जगह फोल्डर बनाओ, याद करते चलो, बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम आप लोगों के लिए, ठीक है। हम 50 टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सोचिए हमने कितने क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। और हर टेस्ट में हम हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि खाली हिस्ट्री ही कवर हो, पॉलिटी ही कवर हो या फिर ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि सेंसस को भी हम कवर करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आपका एग्जाम आने तक काफी अच्छा बेस बन जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में बताइए कमर, ठीक है, झारखंड की कोरबा, आप सभी को पता है, कर्नाटक में पनियान, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में बगाता, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सी का 4th, अरे सॉरी, ए का 4th, छत्तीसगढ़ का 4th, तो यहाँ पे ए का 4th। चलिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं झारखंड में कोरबा, सबको पता है, बी का 3rd, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का डी आपका सही उत्तर है। 19 प्रश्न पॉलिटी का। संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतन, भत्ते व विशेषाधिकारों का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो सैलरी, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस किसकी मेंशन नहीं है सेकंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में? गवर्नर के, अटॉर्नी जनरल के, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, राज्य विधान परिषद के सभापति के, या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? तो आपको पता है राज्यपाल की भी बात की गई है, राज्य विधान परिषद के सभापति की भी बात की गई है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी बात की है, लेकिन अटॉर्नी जनरल की बात नहीं की है, महान न्यायवादी की बात नहीं की है। तो 19 का बी आपका सही उत्तर होगा। अब शेड्यूल को याद करने के लिए ये ट्रिक बच्चे बहुत यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा एक बार आपको भी बता दूं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पॉलिटी को बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लोगों को शेड्यूल याद हो जाते हैं, ठीक है, इतना नहीं रटने की जरूरत होती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल, तो इसमें नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है, तो टी हो गया, ठीक है, टेरिटरीज। ई से आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ई से
हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करेंगे, इमोल्यूमेंट्स की बात करेंगे। ए से एफर्मेशन और ओथ की बात करेंगे। आर से क्या है, राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। एस से शेड्यूल्ड एरिया की बात करते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। ओ जो है उसका अदर शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। एफ फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर में क्या, जो हमने डिवीजन ऑफ लिस्ट की बात की है, 7 शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट की बात की है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, राज्य सूची, ठीक है। उसके बाद राज्य सूची के बाद समवर्ती सूची होती है और एक आपका क्या होता है, यूनियन संसद, जो भी होता है ना, ये यूनियन लिस्ट जो होती है, ठीक है। फिर इसके बाद ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, एल से लैंड रिफॉर्म, ठीक है। फिर डी से डिफेक्शन लॉ, वही एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से आपको पता है पंचायती, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी। तो टीयर ऑफ ओल्ड पीएम आप याद कर सकते हैं अगर आपको मन करे। अब क्लास एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ। ट्रिक जैसे भी याद करना है याद कर लो, लेकिन जो पॉइंट बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट पूछता है कि जब हम, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, हो गया ना, फर्स्ट सेकेंड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये वाला, इसको देखिएगा, ये वाला सिक्स्थ वाले की बात करें। हम जब सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं, याद से सुनिएगा क्लास, जब हम सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं जिसमें कि अदर शेड्यूल्ड एरिया बोला गया है, उसमें कौन सा स्टेट नहीं दिया गया। पेपर में ये प्रश्न पूछा था और पेपर में आपको ऑप्शन दिया था असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर था वो था मिजोरम। मिजोरम जो सिक्स शेड्यूल है उसमें मिजोरम नहीं इंक्लूड किया गया है, याद रखिएगा। ये आपका फिफ्थ है, इसको 5 करिए, ठीक है, ये 5 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में बात की गई है। अब देखिएगा सिक्स शेड्यूल में आपके को याद करने का, नो एटीएम इन मनी, सॉरी, इसको याद करिए, नो मनी इन एटीएम, ठीक है क्लास। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिक्स शेड्यूल में मणिपुर की बात नहीं है, यहां पर कुछ गलत दिया गया है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको यहाँ पे हटाइए, नो मनी इन एटीएम, नो मनी इन एटीएम, ये ट्रिक है, देखिए कंफ्यूजन होती, नो मनी इन एटीएम। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, लेकिन मणिपुर नहीं है। मैंने मिजोरम बोला है ना, वो गलत मैंने बोल दिया है। आप याद रखेंगे जब हम सिक्स शेड्यूल की बात करेंगे तो बस आप ये याद रखेंगे, नो मनी इन एटीएम, तो सिक्स शेड्यूल में मणिपुर नहीं है, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, मणिपुर नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, अच्छा, और यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे, जो यहाँ पर पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, म्युनिसिपैलिटी की जब हम बात करते हैं तो वो 74th। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने, ठीक है। असत्य कथन की बात की गई है, फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है। इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इसे जारी रखने हेतु संसद की 6 माह बाद पुनः मंजूरी आवश्यक है। एक बात आप याद रखिएगा, जब भी हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 2 महीने के अंदर ही अप्रूव्ड हो जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए संसद द्वारा, ठीक है, 2 महीने के अंदर, ये याद रखिएगा, 2 महीने के अंदर। और एक बार 2 महीने के अंदर जब ये पास हो गई तो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपकी लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, अरे सॉरी, यहाँ पर फॉल्स पूछा था ना, देखिए यही गलती है, देखिए क्लास, ये गलती, क्या गलती है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया था कि इसको मैं ध्यान दूं, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, फॉल्स स्टेटमेंट, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर करेक्ट लिखा रहता तब ए आपका होता। तो जब भी हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो ये 360 में दिया गया है, आपको पता है। मेनली जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी के प्रोविजन 352,
356 और 360 में दिए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात की जाती है और यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो 2 महीने के अंदर भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसको अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होता है, और एक बार जब ये अनुमोदित हो जाती है तो ये आपके मतलब जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक लगी रहती है, ठीक है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में ये चीज नहीं है, आप लोगों को पता है, ठीक है। 2 महीने के ये वाला जो चीज है, यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने के अंतर में मतलब 6 महीने बाद इसको हमें क्या करना रहता है, फिर से पास करना पड़ता है दूसरे इमरजेंसीज में, इसीलिए ये प्रश्न बना था। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन सी अर्हताएं राष्ट्रपति के पद के हेतु आवश्यक है, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे लिखा है। वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा दिया है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 नहीं 35 होनी चाहिए। तो 2 को एलिमिनेट करिए जल्दी से तुरंत, जो सबसे पहला आपका नजर पड़ना चाहिए 2 पे, तो 2 हटा तो 1 3 4 आपका सही है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, यहाँ पर देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात वह संघ सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। 22वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, यहाँ पर रोग दिया है और कारण दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, रोग को देखते हुए चलते हैं और क्या फैक्टर है। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें, डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। चेचक किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। कालाजार किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और जो खाज है वो किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए प्लीज। क्लास फॉल्स स्टेटमेंट की बात की गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। या अमीनो अम्ल के यौगिक होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है, प्रोलीन मनुष्यों के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल है, ठीक है। These are compound of amino acid. Proline is a essential amino acid for humans. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है। फिर से मैं कहूंगी, यहाँ पे फॉल्स बोला गया है, इस वजह से जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, नहीं तो ए हो जाता अगर सही बोला होता। बी होगा, ठीक है। देख लेते एक बार, चेक कर लेते, बहुत जरूरी है चेक करना। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्रोटीन का जब विखंडन होता है, जब प्रोटीन टूटता है तो वो अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। एमिनो एसिड, जो प्रोटीन ब्रेक करता है तो एमिनो एसिड में होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ये देखिए, जिसमें कि आपका एलेनाइन, आर्गिनाइन, ठीक है। यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे ग्लाइकिन, ग्लूटामीन, ठीक है, प्रोलाइन, ये कुछ ऐसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। चलिए 24th को अब हम देखते हैं, यहाँ पे खनिज तत्व दिए गए हैं और कमी का प्रभाव दिया गया है, किसके वजह से कौन सी कमी होती है। चलिए, फास्फोरस की वजह से, अब आपने देखा होगा हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, विटामिन डी की जरूरत है ना, और फास्फोरस की भी जरूरत होती है थोड़ा सा हड्डियों की मजबूती के लिए। सल्फर, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। पोटेशियम, हाइपरटेंशन, जिन लोगों की बीपी ज्यादा रहती है उनको पोटेशियम का इंटेक लेना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट्स को भी पोटेशियम का इंटेक लेना चाहिए, ठीक है। आलू खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए। क्लोरीन, मसल क्रैम्प, ठीक है। यहाँ पर आपका एकदम करेक्टली मैच्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं, शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है। विटामिन सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ विटामिन इन द बॉडी इज वेरी लो। विटामिन आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड।
देखिए क्लास, शरीर में जो विटामिन का जो संचय होता है, एक्यूमुलेशन होता है, वो कम होता है, ये बात सही है। इसीलिए बोला जाता है रोज रोज विटामिन का इंटेक लीजिए, ठीक है। आपको मैंने बताया था इसके पहले, जो विटामिन होते हैं वो दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे डेका की अगर हम बात करें, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये जो है वो फैट सॉल्युबल है। आप देखते होंगे जब सन बाथ लेते हैं तो सन आपका विटामिन डी का सोर्स है। धूप में बैठोगे तो विटामिन डी बॉडी में पहुंचेगा। तो लोग कहते हैं सन बाथ के समय तेल वेल लगा के हड्डियों में, मतलब ऐसे को मालिश करके तब धूप में बैठो, ठीक है। तो विटामिन डी का इंटेक आपका ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। जब हम बात करते हैं विटामिन बी और सी की, तो ये दोनों आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन बी में आपका सारे विटामिन आते हैं। विटामिन सी की अब हम बात करें एस्कॉर्बिक वाले। इसीलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी पेपर में अगर ये प्रश्न पूछे कि यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बी और सी, ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया रहेगा। पेपर में जब ये प्रश्न पूछा था तो वहां पे सही उत्तर सी था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो विटामिन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से इनका रोज इंटेक लेना पड़ता है, एकदम सही है। विटामिन आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी सही है, जिसकी वजह से ये जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है, बी आपका सही है। यहाँ पर देखिए विटामिन जो होता है वो सरल कार्बोनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर में आसानी से घुल जाते हैं। ये चीज याद रखिएगा। चलिए 26वां प्रश्न देखिए, सोने के संदर्भ में, गोल्ड के संबंध में है। गोल्ड की इम्प्योरिटी नहीं, शुद्ध सोने में मिश्रण के लिए जस्ता मिलाया जाता है, ठीक है। जिंक को ऐड किया जाता है प्योर गोल्ड में, मतलब एज अ इम्प्योरिटी की तरह उसको ऐड किया जाता है। इसकी शुद्धता को कैरेट में नापा जाता है। अब आपको पता है जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। और जो प्योर गोल्ड होता है उससे ज्वेलरी बनाना ना पॉसिबल नहीं होती है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिंक नहीं, कॉपर, याद रखिएगा। और गोल्ड को कैरेट में मेजर करते हैं, एकदम सही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है देख लेते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया। अब तो मैं भी डर गई हूँ, करेक्ट लिखा है कि फॉल्स लिखा है। तो यहाँ पे करेक्ट लिखा है, तो इसी वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 26वें का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जो शुद्ध सोना होता है वो अत्यंत मुलायम होता है। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं। अब तो जो ज्वेलरीज है ना वो 18 कैरेट में बनती है, आप जाओगे बड़े बड़े शोरूम्स में 18 कैरेट्स की ज्वेलरी मिलती है। 27वां प्रश्न देखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की बात की गई है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, ठीक है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सरफेस टेंशन जो है इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और दूसरा बोला गया सरफेस टेंशन जो है वो 0 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। दोनों ही स्टेटमेंट आपके एकदम सही है। 27वें का जो सी है वो आपका सही उत्तर है। पेपर में एक तरीके का प्रश्न और बनता है, वो मैं आपको बता दूं। पेपर में एक बार पूछा था कि जो ब्लेड है वो पानी में तैरता है, या फिर जो शिप है वो पानी में तैरता है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स है वो पानी में फ्लोट करता है, ठीक है। कि कैसे, तो सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ये याद रखिए, सरफेस टेंशन इज व्हाट अलाउज द ऑब्जेक्ट विद अ हायर डेंसिटी देन वाटर सच एज रेजर, ब्लेड्स, इंसेक्ट टू फ्लोट ऑन अ वाटर सरफेस विदाउट बिकमिंग इवन पार्शियली सबमर्ज्ड। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अच्छा ये आपका पानी में तैरता है, ठीक है। चलिए, हो गया ना, समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया। 28वें प्रश्न को देखिए, त्वरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए, करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया। चलिए, एक्सेलरेशन की बात की गई है। अच्छा, पूरा ध्यान देना पड़ता है कि हिंदी वालों को दिक्कत ना हो, इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो। बाइलिंगुअल में यही होता है कि दोनों तरीके से क्वेश्चंस को बताना पड़ता है, ठीक है, कि इंग्लिश में भी चीजें समझ में आए और हिंदी में भी। कभी कभी हिंदी वाले कहते मैम इंग्लिश में ज्यादा बता रही है, इंग्लिश वाले कहते मैम हिंदी में ज्यादा बता रही है, तो मैम तो परेशान रहते हैं, अरे यार क्या करें। तो थोड़ा सा अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया करिए, ठीक है। और जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं ना, मतलब जो थोड़ा सा सिंसियर होते हैं वो पढ़ भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन की बात की गई है, बोला गया है एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, एंड इट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। चलिए, सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जब भी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं जब वस्तु का वेग जो है वो, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब वस्तु का जो वेग है, जो स्पीड है, वो समय के साथ घटती है तो जो एक्सेलरेशन है वो
निगेटिव होता है, बस एकदम सही है। चलिए 29 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। तो चलिए इसको देखते चलते हैं, एक ही सही होगा। चाइना टेम्पल की अगर हम बात करें तो चाइना टेम्पल महोबा में नहीं है। चाइना टेम्पल कहां पर है, अभी देखते हैं। मार्कंडे टेम्पल की बात करें तो भाई ये तो बनारस में है, एकदम सही है, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जापानीज टेम्पल सिद्धार्थनगर में नहीं है। पार्वती अर्का ये मंदिर ये बहराइच में नहीं है। अब हम सही देख लेते हैं। जब चाइना मंदिर की हम बात करते हैं तो ये कहाँ है, श्रावस्ती में है। कहां पर है, श्रावस्ती में। जापानी मंदिर की हम बात करें, ये कहाँ है, कुशीनगर में है, कुशीनगर में। ठीक है, और पार्वती अर्गा मंदिर की बात करें तो ये बहराइच में नहीं, कहाँ है, गोंडा में है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है, मार्कंडेय मंदिर बनारस में। 30 प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इन कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? मैंने पहले से ही इसको रेड मार्क कर दिया, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो फिर मैं सत्य स्टेटमेंट बता दूं और फिर आपसे कहूंगा अरे रुको एक मिनट। ठीक है, इसीलिए आप लोग भी पेपर में ध्यान से पढ़ा करो। नॉट करेक्ट, करेक्ट क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1976 है, एकदम सही है, मतलब पहला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो काट दो जहां जहां है, थोड़ा आराम से। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, विश्व भारती अवार्ड जो है इट इज गिवन बाय दिस इंस्टीट्यूट, नहीं ये गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। जब हम विश्व भारती सम्मान की बात करते हैं तो इसको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान देता है। ठीक है, कौन देता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कि उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट है कहां पर, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, 1976 में वो इसको बनाया गया था। चलिए 31 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित उद्योगों और उनसे संबंधित क्षेत्रों में कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं? अब देखिए हमने यूपी स्पेशल के भी हम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं क्लास, अभी सेंसेस, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब हमने डिस्कस किया है इन 35 प्रश्नों में। तो चलिए यूपी स्पेशल का प्रश्न देखते हैं। कैची और सरौता उद्योग सहारनपुर, दिया सलाई उद्योग बरेली, सेरेमिक उद्योग खुर्जा, बांसुरी उद्योग मिर्जापुर। और क्या बोला गया है ढंग से देख लेते हैं, इनमें से कौन सा दिए गए कूटों की सहायता से करिए और कौन कौन से सुमेलित है। ठीक है, करेक्ट बोला गया, सुमेलित बोला गया। ठीक है, तो सीजर और सरोता इंडस्ट्री की बात करें तो ये कहाँ का, अलीगढ़ का, सहारनपुर का नहीं। दिया सलाई बरेली, सेरेमिक खुर्जा, सही है। फ्लूट इंडस्ट्री मिर्जापुर नहीं, पीलीभीत। तो करेक्ट बोला गया था, तो करेक्ट में 2 और 3, बी आपका सही नहीं, देखिए 2 और 3 ना, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, 2 और 3, डी आपका सही उत्तर है। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के संदर्भ में असत्य कथन को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। यह योजना 1 अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसमें पहले से संचालित 8 योजनाओं को समाहित कर दिया गया था। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो थी इट वॉज स्टार्टेड इन 1 अप्रैल 1999, बट इसमें 8 स्कीम्स को नहीं किया गया था। इसमें यहाँ पे इनकरेक्ट बोला गया था ना, असत्य। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, इसमें आपकी 6 योजनाओं को, जो पहले से 6 योजनाएं आपकी चल रही थी, उनको क्या किया गया था, उनको समाहित कर दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 33 प्रश्न को देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया की बात की गई है और उसमें से इनमें से कौन सा सही कथन है। आज तो बड़ा सही कथन असत्य कथन सब मिक्स करके बना दिया है प्रश्नों को। तो इसमें देखिए इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसकी शुरुआत 2000, इट वाज स्टार्टेड इन 2016। या उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराता है को स्वरोजगार, जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। ठीक है, ये उन सभी को लोन प्रोवाइड करता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं स्टैंड अप इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, इसी वजह से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वही सही होगा। ये 2016 में तो स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया, लेकिन इसमें आपको लोन किनको प्रोवाइड होता है, अनुसूचित जनजाति को या फिर महिला एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हीं को, ठीक है, ऋण लोन दिया जाता है, ना कि सबको। ये चीज आप याद रखेंगे स्टैंड अप, ताकि वो स्टैंड कर सके, अपना जो भी चीज स्टैब्लिश करना चाहे वो कर सके।
34 प्रश्न को देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद देश में 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ठीक है, जन योजना वर्ष 1950 में प्रस्तावित की गई थी। यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर तो आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि जो 2 एनुअल प्लान्स थे वो लॉन्च किए गए थे आफ्टर 7th 5-year प्लान। ठीक है, और जन योजना जो थी इट वाज प्रपोज्ड बाय एमएन रॉय, लेकिन 1945 में, ना कि 1950 में। तो यहाँ पे डी आपका सही उत्तर होगा। हम देख लेते हैं, सही है। जन योजना को 1945 में एमएन रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्षीय योजनाएं लाई गई थी। ठीक है, चलिए 35 प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। ये तो बहुत ही आसान, आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न ये है। ठीक है, कि कौन सा बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फिर मनी बिल, फिर ऑर्डिनरी बिल। तो आप सभी को पता है जो मनी बिल है वो आपका खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, सी है। ठीक है, अरे यार ये देखो, ये सी है, सी ये है धन विधेयक। धन विधेयक आपका राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने 35 प्रश्नों के साथ बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है ये, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए, जरूर करिए। वीडियो को शेयर करिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।